किसानों की तरफ से मांग की गई थी कि बिजली आवर्स बढ़ा दीजिए, जो कि खेतों में 8 घंटे मिलती है, तो उन्होंने असमर्थता जताई थी। तो कैसे देखते हैं आप, ये असमर्थता क्यों है? हम कुछ 5700 गाँव में बिजली दे रहे हैं 24 घंटे। ठीक है। कुछ 600 गांव रहते हैं, उसमें हमारा टारगेट है कि अगले हम इसी साल में हम कंप्लीट इसी 2024 में सब गांव में 24 घंटे बिजली देने का जो एक रिकॉर्ड होगा। तो ये आपको पता है चोरी करते हैं आप, इसकी कोई योजना है आपकी? हाँ, हम इसमें हमारे ऑफिसर्स हैं जिन्हें ड्यूटी लगा रखी है, लाइनमैन घूमते रहते हैं कि कहाँ चोरी हो रही है। जैसे मैंने अब तक 8 बार साइमल्टेनियसली रेड करे। जब भी राम रहीम को पैरोल मिलती है तो बड़ी सुर्खियां बन जाती हैं। ये सवाल उठता है कि उनको क्यों दी जा रही है? बाबा का हक है, उसे 70 दिन की पैरोल होती है, 40 दिन की अभी उन्होंने पीछे ली जब वो रह गए थे, जनवरी टू दिसंबर 12 महीने में। ठीक है। 30 दिन की उनकी बाकी है। तो ये सर इत्तेफाक है या फिर किस तरीके से होता है कि जब चुनाव होते हैं तभी उसके आसपास ही पैरोल मिलती है? तो हम 2 बार में दे सकते हैं। जब आपका परिवार टूटा, 2 पार्टियां बनी, इनेलो और जजपा, उस वक्त आपको दुख हुआ, किस तरीके की फीलिंग थी? बच्चे हैं, हमारे बच्चे, मैं ओम प्रकाश जी भी 2 जगह थे, मेरा अलग दरा था, उनका अलग दरा था। अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला में जिस तरीके से तलखी अभी देखने को मिलती है, बयानों में हम सुनते हैं, आपको लगता है कि कभी परिवार एक हो सकता है? देखिए, कभी भी किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी, चाहे वो परिवार का है या कोई भी है, नहीं करते। आपको लगता है कि जो बचा हुआ वक्त है, गठबंधन रहेगा या फिर क्या अनुभव आपका? देखिए, गठबंधन तो अगली पारी जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी से होगी या निर्दलीय लड़ेंगे आप? पिछली बार मुझे बीजेपी से हिसार के लिए लोकसभा सीट ऑफर हुई थी। हरियाणा में आप आने वाले भविष्य में किसकी सरकार देखते हैं? मेरा ये मानना है लोकसभा के चुनाव का बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हुड्डा साहब मेरे दोस्त हैं, हम क्लास फेलो रहे हैं, अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, आज भी हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा बिजली के मामले में अगर बात की जाए तो टॉप पर है। केंद्रीय बिजली मंत्री हरियाणा की तारीफ करते हैं, जो योजनाएं यहां पर बनाई गई उसको लेकर पूरे स्टेट्स की जब मीटिंग होती है तो हरियाणा की तारीफ की जाती है। उधर से जेलों की अगर बात करें तो जेलों की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कैदियों में कैसे सद्भावना पैदा हो, इसको लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इन चीजों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ आज हैं हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला जी। चौटाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर, मेरा सबसे पहला सवाल, बिजली विभाग में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं। आप लगातार कहते हैं कि लाइन लॉस हमने कम कर लिया, इसका कितना फायदा देखते हैं और क्या कदम उठाए गए इसको लेकर? इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिनसे मिल के ये हम कामयाब रहे हैं जी। पहला तो ये कि मैं तीसरी बार कैबिनेट में आया हूँ जी। मेंबर पार्लियामेंट रह लिया, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रह लिया। मेरा भी अपना तजर्बा था और इससे ज़्यादा हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मेरे से पहले 5 साल वो पावर मंत्रालय उनके पास था जी। उन्होंने बहुत अच्छा सुधार करा था, तो मुझे एक रास्ता बना बनाया मिला जिससे मैंने बड़ी स्पीड से काम करा। देखिए, बिजली महकमे में हम पहले 2014 में जब बीजेपी टेक ओवर करती है, हमारा जो घाटा था वो 3700 करोड़ का था। आज हम 2000 करोड़ रुपया प्रॉफिट में है, मतलब घाटा निकाल के हम प्रॉफिट में आए हैं। हमारी दोनों कंपनी, 2 डिस्कॉम कंपनी है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है जी। एक DHVB दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, दूसरी उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम। हमारी दोनों कंपनी आज A+ हैं। पूरे देश में 47 गवर्नमेंट की डिस्कॉम कंपनीज हैं जी। हम 15वें 17वें नंबर पे थे, आज हम 5वें 6ठे पे हैं। मतलब पहली 4 कंपनी जो है वो चारों गुजरात की हैं जी। और स्टेट वाइज देखें तो गुजरात के बाद हम नंबर 2 हैं जी। ये हमारी एक गुडविल बनी है। नंबर 2, बाजार में हमारी गुडविल और क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ये है कि पूरे देश में हम A1 हैं। हमारी दोनों कंपनी A+ है। हम अगर बाज़ार में कहीं भी मांगने जाएं, चाहे कोल इंडिया से मांगे, कहीं से मांगे, हम गुजरात से भी आ गए, देश में 1 नंबर है। हमें कोई देने में रिलीज के हरियाणा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, दे दो इन्हें, हमें सब मिलता है। मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ जी। एक बात, निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, देखिए फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके पास हो वो सब टिप्स पे होते हैं उनके जी। उन्होंने एक बार ये कहा, जब VC पे हमारे सब चीफ मिनिस्टर जुड़े हुए थे, सारे देश के सब चीफ मिनिस्टर VC पे थे, हमारे CM साहब भी थे जी। उन्होंने एक कमेंट करा कि आई कॉन्ग्रेचुलेट हरियाणा चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फॉर परफॉर्मिंग इन पावर सेक्टर मच बेटर। आई विल सेंड a team from the central government to go and study how Haryana is managing. Would request other chief ministers also to go and study Haryana's performance. ये हमारी एक क्रेडिबिलिटी है। और इसके बाद अभी
आपके R.K. सिंह जी जो कि बहुत टॉप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IAS ऑफिसर रहे हैं जी, और अब पावर मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक हमारे CM साहब को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने, माननीय मनोहर लाल जी लिख के उन्होंने लिखा है कि हमने जो एनालाइज करा डाटा से जी, उसमें वी हैव फाउंड कि हरियाणा इज ब्रिंग डाउन द लाइन लॉस फ्रॉम 17% to 13%. That is a wonderful achievement and it's a congratulate all Haryana power department sector कि they are doing much better. This is the position of Haryana government. अब मैं इसे अगले आंकड़े पे आता हूँ। हम दिल्ली में NCR में हैं, हरियाणा आप ये समझिए कि 2/3 NCR में आता है। जब फरवरी में नवंबर में पराली जलती है, पैडी का काटने का सीजन आता है, तो पूरे पंजाब हरियाणा में, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से सब धुआं उठ के ऊपर आ जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है NGT के, उसके बाद भी किसान करते हैं। उन दिनों में बहुत दिक्कत आती है। एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि मेरे ग्रैंडसन को भी सांस लेने में दिक्कत आती है, TV मीडिया में बहुत आया था। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, NGT की गाइडलाइंस है कि जनरेटर NCR में जनरेटर बंद कर दिए जाएँ। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जनरेटर चलते हैं, वो 4 महीने बंद हो जाते हैं, उसके बाद भी हमें ये हालत नहीं होती। हमारे कभी भी तब भी हम बीट आउट करते हैं। ठीक है, जनरेटर बंद हो तो भी हमारी इंडस्ट्री चलती है। हमारी इंडस्ट्रीज की ये हालत है कि पूरे देश के, मैं आंकड़े दे रहा हूँ, पूरे देश के जितने आपके एक्सावेटर्स बनते हैं, हम 70% अकेला हरियाणा बनाता है। पूरे देश में जितनी क्रेन्स बनती हैं उसका 53% हम अकेले बनाते हैं। पूरे देश की जितनी कारें बनती है उसका 50% हम अकेले बनाते हैं। पूरे देश के जितने मोटरसाइकिल बनते हैं वो 60% हम बनाते हैं। देखिए, जब भी कोई इंडस्ट्री कहीं जाती है, चाहे अंबानी जाए, अडानी जाए, टाटा जाए या मित्तल जाए, वो पहले देखते हैं कि पावर पोजीशन क्या है, उसके बाद इंडस्ट्री सेटअप होती है। आज हरियाणा में जब हम ये कर रहे हैं तो बिना पावर के तो ये बातें संभव नहीं है। इस वक्त देखिए, हम जगमग योजना में पूरे देश में 84% गांव में 24 घंटे बिजली देते हैं, जो पूरे देश में कहीं नहीं है। कुसुम योजना जो सोलर पावर पे आ रही हैं, जिसमें जो हमारे PM साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें हम इस वक्त पूरे देश में राजस्थान के बाद नंबर 2 पे हैं। हम सबसे ज़्यादा सोलर पावर लगा रहे हैं। ठीक है, तो हरियाणा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं इसका एक और आंकड़ा बता रहा हूँ। पूरे देश में 211 कंट्रीज हैं, पूरे वर्ल्ड में, सॉरी, पूरे वर्ल्ड में 211 कंट्रीज हैं। ठीक है, 211 कंट्रीज के अंदर 197 है जो कि UN से रिकग्नाइज है। कुछ ऐसे हैं जो UN रिकग्नाइज नहीं करता या दूसरे कंट्रीज नहीं करते, जैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान आज भी नहीं कर रहा। ठीक है, फिलीपाइंस को कई कंट्रीज नहीं करते जी। तो ऐसे करके जो रिकग्नाइज कंट्रीज हैं उनकी जो इकॉनमी, फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी जो है, पर कैपिटा इनकम के लिहाज से वर्ल्ड वाइज देखें तो गुरुग्राम इस वक्त, जैसे गुरुग्राम हम कहें, गुरुग्राम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 टाउन आता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। बॉम्बे की इकॉनमी $900 बिलियन है। ठीक है, पर बॉम्बे की पॉपुलेशन जो है वो 2 करोड़ से ऊपर है। गुड़गांव की इकॉनमी जो है वो $300 बिलियन है, पर गुड़गांव की आबादी जो है 11 लाख है। तो पर कैपिटा इनकम से आबादी का बहुत फर्क हो गया। तो हम पूरे वर्ल्ड में गुड़गांव 1 नंबर पे जा रहा है। जहाँ पर हम पहुँचे हैं, जहाँ हम पहुँचे हैं, हरियाणा की इतनी तारीफ हुई है, लाइन लॉस हमने किया है, इसमें छापेमारी का अहम योगदान रहा है। छापेमारी आपने की है, कितनी बार हम ये छापेमारी कर चुके हैं और इसका कितना फायदा हुआ है? देखिए, जब हमारे मनोहर लाल जी ने टेक ओवर किया तो हरियाणा का लाइन लॉस 31% था। मतलब 100% बिजली जा रही है तो उसमें 69% तो जो थी वो यूज़ होती थी और 31% चोरी होती थी। 31% जो चोरी थी उसे आज हम उसे नीचे ला के इस वक्त हम 11.74 पे हैं, 11.74। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो ये आप समझो कि हमारा 300 करोड़ रुपया बढ़ जाता है। जब ये इतना लॉस कम हुआ तो हमारा जो 31 से हम 11 पे आए तो 20% जब गया तो हमारा घाटा भी हमने पूरा कर दिया और हम प्रॉफिट में आ गए। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। पंजाब हमारे बड़े भाई हैं, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, पर आपने देखा आजकल मीडिया ही कह रहा है कि वहाँ ऑफिस का टाइम 7 से 2 कर दिया गया, कि हमारे ऑफिस जो है वो पहले का जो टाइम है उससे 5 बजे तक चल रहे हैं। मतलब उन्हें बिजली की दिक्कत करके उन्हें ये कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। हरियाणा में ये बात नहीं है। हमारे 24 घंटे ट्यूबवेल चलते हैं,
हम इसमें जो कुसुम योजना में है, इसमें सबसे ज़्यादा हम दे रहे हैं। सेंटर हमें उस सोलर ट्यूबवेल को लगाने के लिए हमें 30% सब्सिडी देते हैं, 45% हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट देते हैं, किसान के हेड पे केवल 25%। 24 घंटे जो ट्यूबवेल चल रहे हैं जी, जबकि पिछले दिनों पलवल में सीएम थे तो वहां पर किसानों की तरफ से मांग की गई थी कि बिजली आवर्स बढ़ा दीजिए जो कि खेतों में 8 घंटे मिलती है, तो उन्होंने असमर्थता जताई थी। तो कैसे देखते हैं आप, ये असमर्थता क्यों है, क्या ये बढ़ाई जा सकती है? मैं रीजन बता रहा हूँ। देखिए, पूरा एक साइकिल है 24 घंटे का। जब हम ट्यूबवेल देंगे तो रोटेशन है 8 घंटे, 24 घंटे में एक साइकिल पूरा होता है। तो 8 घंटे उन्हें देना, 8 घंटे उन्हें, हम रोटेशन से सबको देते हैं। कुछ ऐसा होता है जैसे पैडी का सीजन है, और पैडी का सीजन हो, जब बाहर जब नहीं जरूरत पड़ती तब हम 10 घंटे भी दे देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि जून जुलाई अगस्त में जब बहुत बरसात होती है, खेत पानी से भर जाते हैं। हरियाणा में बहुत बार झज्जर जुजर के पास बहुत बार ऐसा पानी भरता है, जींद के पास भरता है जी। तो उन दिनों में हम ये करते हैं कि हम पूरे 24 घंटे बिजली चलाते हैं कि ताकि किसान अपना पानी पंप आउट करके बाहर निकाल दे, ये भी हम देते हैं। तो ऐसे एक्सेप्शन तो कभी कभार दिए जाते हैं, वो तो हमें करना पड़ता है। और इंडस्ट्रीज की बात करें या घरेलू बिजली की बात करें, हम कितनी आपूर्ति अभी दे पा रहे हैं पूरे हरियाणा में अगर बात करें? हमारा 12,825 मेगावाट, पिछली बार हमारा जो मैक्सिमम लोड था हमारे पास इन हैंड 13,000 मेगावाट थी। हमारा जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन हुई पिछले साल की जून जुलाई में, सबसे पीक सीजन होता है, थर्मल जोन होते हैं, घरों में सब एसी ऑन होते हैं, बाजार में जितने गेस्ट हाउसेज है वो चलते हैं, मॉल जो वो फुल चलते हैं क्योंकि बिजली चाहिए हर आदमी को। तो उन दिनों में हमारा जो है, आप ये समझिए कि हम पे तब भी स्पेयर थी। आज हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, कभी भी कितना आ जाए, हरियाणा में कभी भी बिजली का ये नहीं होगा, हम 24 घंटे तो बिजली जैसे गाँव में 24 घंटे बिजली देने की बात आप लगातार करते हैं, कितने गाँव हो गए हैं ऐसे जिसमें आप 24 घंटे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त हरियाणा में टोटल गांव जो है ऑन रिकॉर्ड 6307 है, 6307। ठीक है। 6307 गांव में इस वक्त हम जो बता दे रहे हैं, हम कुछ 5700 गाँव में बिजली दे रहे हैं 24 घंटे। 24 घंटे। ठीक है। कुछ 600 गाँव रहते हैं, उसमें हमारा टारगेट है कि अगले हम इसी साल में हम कंप्लीट, इसी 2024 में सब गांव में 24 घंटे बिजली देने का जो एक रिकॉर्ड होगा पूरे। उसमें कुछ शर्त रखी थी आपने कि जिनका बिल पूरा 100% कर रहे हैं हम, कि जो लोग बिजली का पूरा बिल भरते हैं, जहाँ लाइन लॉस जो है 25% से कम है, उन्हें हम 24 घंटे दे रहे हैं। कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं, रोहतक में है, सोनीपत में है, जींद में है, कुछ भिवानी में है, कुछ पॉकेट्स हिसार में है, जहाँ लोग कोऑपरेट नहीं करते। बिजली का जब मीटर बाहर लगाने जाते हैं वो सामने रेजिस्टेंस भी करते हैं। कई जगह हम फोर्स लेके मदद करके भी कराते हैं, काफ़ी कम होता जा रहा है। और बहुत जिले ऐसे हैं जिसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सब पूरे के पूरे जिले बिल भरते हैं। ठीक है। तो हमारे जो मैं आपसे बताया लाइन लॉस कम होता है, तो इस मामले में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और लोग अब कोऑपरेट करने, जहाँ बिजली लोग बिल नहीं भरते वहाँ थोड़ा सा कट देते हैं ताकि लोगों को समझ आए कि नहीं बिजली इम्पोर्टेंट है। देखिए, बिजली कितनी इम्पोर्टेंट है, 1600 साल में जितना आदमी ने नॉलेज अर्जित करा, जितना ज्ञान अर्जित करा, वो आईटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पिछले 150 साल में आदमी सीख गया। जितना 1600 साल में था वो 150 साल में सीखा। ठीक है। जितना 150 साल में सीखा वो पिछले 18 साल में सीखा। जितना पिछले 18 साल में सीखा वो आज आदमी 5 साल में सीख गया। और आज आपका जो मोबाइल है इसमें पूरा ज़मीन आसमान और पाताल तीनों चीज़ उसमें है जी। उसमें आप कुछ भी निकालें, आपको चलाना आना चाहिए। मतलब क्या हो रहा है वो सब कुछ उसमें है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जितना बड़ा रोल है, जितना आईटी का रोल है, उतना ही आज पावर का हो गया। बिल्कुल। मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ, अगर पावर का रोल नहीं होता तो दुबई नहीं होता जी। बरसात वहाँ नहीं होती, गर्मी 49 टेम्परेचर रहता है, 50 तक चला जाता है, वहाँ कोई आदमी जाके क्यों रहता। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, बाबर, सब जो हिंदुस्तान में आक्रमण करने के आए थे, इस करके आए थे कि यहाँ पानी था, यहाँ खाने को भोजन था, ये मैं 1500-1700 शताब्दी की बात कर रहा हूँ। आज दुबई जो बन गया या खाड़ी देश जो बन गए, ट्यूबवेल, उन्हें ऑयल इंडस्ट्री मिली, पावर से ये सब कुछ संभव हुआ। आज अगर बिजली नहीं हो तो कोई दुबई में रहना ही पसंद नहीं करे। आज पावर भी इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया जितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप खुद कह रहे हैं पावर इतनी इम्पोर्टेंट है, आगे इसकी ज़रूरत और बढ़ेगी। एसी जो है वो घरों में ज़्यादा हो रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो इस जब खपत और ज़्यादा बढ़ेगी, इसको पूरा रखने के लिए आप क्या योजना कर रहे हैं? हमारे खरीदने की या फिर कोई प्लांट लगाने की? हमारा एक प्लांट अभी यमुनानगर में लग रहा है, 800 मेगावाट का, बहुत बड़ा है।
मतलब जब 13,000 जिस स्टेट में कंजम्पशन और उसमें 1000 मेगावाट एडिशनल मिले तो बहुत बड़ा एक फैक्टर है, उसका बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। जरूर तो ये और लगा लें, पर थर्मल का एक तो ये करके कि आइंदा हम एनसीआर में हैं तो हरियाणा में एक दिक्कत आती है कि हमें यमुनानगर भी कभी बंद करना पड़ेगा, हमें जाडली भी कभी बंद करना पड़ेगा, हमें पानीपत भी कभी, यमुनानगर नहीं पानीपत बंद करना पड़ेगा। यमुनानगर दूसरे कॉर्नर पे आ गया, तो अब भी जो प्लांट लगा रहे हैं वो हम यमुनानगर में लगा रहे हैं। पर इसके बाद आजकल सोलर बहुत बड़ा, सोलर की पूरी दुनिया ही इस पे जाती जा रही है। सोलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट का, तो मैं सब बताऊँ सोलर को बढ़ा के हम करेंगे, पावर कोई इशू नहीं है, हम नहीं आएंगे। हरियाणा बहुत सक्षम है, मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत फ्री हैंड दे रखा है जी। मैं सबके सामने मीडिया में ओपनली कह रहा हूँ, आज तक मुझे कभी भी सीएम साहब ने ये नहीं कहा कि रणजीत सिंह ये क्यों करा। मैं उन्हें पूछने जाता हूँ कई बार, जैसे मैंने रेड करे, मैं कहने लगा जी मैं ये करके लोग चोरी कर रहे हैं, लोगों ने गेस्ट हाउस बना रखे हैं, सफरी चलते हैं। आप हाईवे पे जितने ढाबा देखते हैं, पेड़ों पे भी लाइटें लगा रखी है रात को, एक फरलांग इधर एक फरलांग इधर, फिर ढाबे पे भी वो जितने होटल्स हैं, जितने जैसे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हाईवे पे देखते हैं उन पे सब पे रात को लाइटें, पूरा लाइटें लगा रखी है, वो सब चोरी करते हैं। जितने गेस्ट हाउसेज हैं वो सब चोरी करते हैं। जितने बड़े शोरूम हैं, जमीन में कपड़े का शोरूम बना है उसमें तो ये आपको पता है चोरी करते हैं, आप इसकी कोई योजना है आपकी? हाँ, हम इसमें हमारे ऑफिसर्स हैं जिन्हें ड्यूटी लगा रखी है, लाइनमैन घूमते रहते हैं कि कहाँ चोरी हो रही है। फिर हम एक प्रोग्राम देते हैं, जैसे मैंने अब तक 8 बार साइमल्टेनियसली रेड करे। ठीक है, हमने अपनी टीमें बनाई, रात को उन्हें, जैसे सरसा वाली हमने टीमें थी उन्हें अम्बाला भेज दी, अम्बाला वालियों को हमने पलवल भेज दिया, पलवल वालों को कुरुक्षेत्र भेज दिया। ये आइडिया किसका है सर? अधिकारियों का, आपका आइडिया है कि इस तरीके से छापेमारी करनी है, ये योजना बनानी है? जब अधिकारी हैं, मैं तो ये कहूँगा कि लाइनमैन से लेके चीफ इंजीनियर तक, एमडी तक और रणजीत सिंह तक, हम एक टीम है, मैं वो टीम को हेड कर रहा हूँ। सभी का मैं उनका भी इतना मेरे से ज़्यादा सबका उनका डिस्ट्रीब्यूशन मानूंगा, पर मैंने बोल्डली ये काम करा। जब हमने टीमें बनाई, उसमें एक टीम में हमारे समझो कि हमने 500 टीमें बनाई, और 500 टीमों में एक टीम में 8-8 आदमी, 4000 आदमी उन्हें पुलिस फोर्स मिल जाती है जी। मॉर्निंग 4 बजे उन्हें कहते हैं, उन्हें भी पता नहीं कहाँ जाना है, पलवल वाले को पता नहीं, वो बैठा हिसार में, उसे पता नहीं कहाँ जाना है। 4 बजे ऑर्डर मिलेगा कि आप यहाँ जाएंगे, उन इंडस्ट्रीज पे रेड पड़ेगा। अब जो चोरी करते हैं सब पकड़े जाते हैं। तो आप ये इंटरव्यू देख के भी सतर्क हो जाना चाहिए। जब ऐसे करते हैं तो फिर लोग डर गए। अब उसके साथ जिस इंडस्ट्री में छापा मारा उसको पेनल्टी लगी, उसके 4 लाख 5 लाख फाइन लगा, हमने कलेक्ट करा। उसने आगे मीटर अपना लिया, सिक्योरिटी भरी, उसका जब मीटर चलने लगा तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होने लगा। तो हमें साथ वाला डर के हो गया कि इसके पकड़ा गया, अगली बार तुम भी पकड़ा जाएगा। तो इसका एक मैसेज गया। जैसे किरण बेदी थी, मैगे से अवार्डेड थी जी, उसने किसी को हथकड़ी नहीं लगाई, पर उसका एक मैसेज था, जहाँ वो एसपी बन के चली गई, जहाँ कमिश्नर बन के चली गई, जहाँ डीजीपी बन के चली गई, थाने के दलाल बाहर चले जाते थे। जहाँ वो बन के चली गई वहाँ एसएचओ जो थे वो समझते थे कि नहीं अब किरण बेदी आगे हेरा फेरी मत करो, वो ठीक हो जाता। अपने आप ही थाने एक मैसेज होता है। मेरे पास इस वक्त महेंद्रगढ़ और जींद 2 हैं। पहले हिसार फतेहाबाद थे, मैं वहाँ जो ग्रीवेंसेस कमेटी का चेयरमैन हूँ। आप वहाँ के अपने लोगों से पूछ के देखो, एक पूरा दबदबा है कि रणजीत सिंह ये नहीं करने देगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, आदमी जो बैठा है वो मजबूत होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलता कैसे ये चलाना चाहिए, सब ठीक हो जाता है। आप टीम को खुद बधाई दे रहे हैं, क्योंकि जब कोई भी काम होता है किसी सरकार का, तो कर्मचारी जब काम करते हैं सरकार की बड़ाई होती है, कर्मचारी ना करे तो सरकार की बुराई होती है। अब आप कह रहे हैं कि टीम ने अच्छा काम किया, तो आपको योजना बना रहे हैं या कोई सम्मानित करने का, कर्मचारियों को खुश करने का कोई है आपका? मैंने करा है, जो हमारे एक्सियन जिन्होंने बहुत अच्छा रोल करा, हमारे 6-7 ऑफिसर थे जिन्हें हमने सम्मानित करा। और जब उन्हें सर्विसेज देने की बात है तो मैंने सबको बुला के कहा कि इन 5 को बुलाओ जिन्होंने अच्छा काम, जो अवार्डी थे। उन्हें कहने का पूरे हरियाणा में बढ़िया स्टेशन है, वो मांगो तुम्हें देंगे। मैंने वहीं ऑर्डर करे कि इन्हें वहाँ भेजो। जो ठीक नहीं थे, जो मिले रहते थे, जो चोरी करवाते थे, उन सबको खुडेले लगा दिया। उनको मैं 6 महीने नहीं रहने देता, अगला स्टेशन फिर भेज देता हूँ। तो लोगों को सुधारने का अभी भी वो जो कर्मचारी अधिकारी सतर्क रहे, अच्छा है उसको पॉजिटिव रहता हूँ, जो गलत है उसके साथ नेगेटिव रहता हूँ, टोटल उसको खिंचाई करने का। चलिए, जेल विभाग भी आपके पास है, जेलों के सुधार के लिए आप लगातार कदम उठाते हैं, अभी तक क्या कर पाए हैं? जेल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंग्लैंड के लोगों ने स्टार्ट करा। पहले जानते नहीं थे जेलें क्या है, दुनिया पे रूल करते थे। उन्होंने देखा कि जैसे इंडिया में रहे, यहाँ जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा, वीर सावरकर जैसों को, तो इनको उनको जेलों में रखने के लिए ऐसे जहाँ जहाँ गए उन्होंने जेल का शुरू में स्टार्ट ही उन्होंने किया। मतलब उनका कॉन्सेप्ट उन्हीं के पास था। ठीक है।
और आज के दिन वर्ल्ड में सबसे बढ़िया ऑस्ट्रेलिया की जेलें हैं। हमारी जेलों के मैं खुद कहूँ अच्छा नहीं, एक पार्लियामेंट की कमेटीज़ होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज, स्टैंडिंग कमेटी ऑन अदर डिपार्टमेंट जी। वो जो हाईवेज पे है वो सब जाके उसमें सभी पार्टीज़ के होते हैं, उसमें कांग्रेस के भी हैं, उसमें बीजेपी के भी हैं, उसमें आपका ममता जी के पार्टी के हैं, उसमें डीएमके के भी हैं, उसमें आपके मुलायम सिंह लालू जी के पार्टी के एमपी भी हैं। मिल के पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स है, जिसके सुशील मोदी जो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार के, वो उसके चेयरमैन थे। कांग्रेस के भी मेंबर थे। 12 मेंबर का एक डेलीगेशन हमारे आया, जिसने पहले तिहाड़ जेल विजिट करी, उन्होंने तेलंगाना करी, उन्होंने देश की बाकी जेलें भी विजिट करी। विजिट करने के बाद वो जब हमारी जेल विजिट करने आए तो हमारे सेशन जज भी थे, हमारे डीजीपी भी वहीं थे, हमारे सुप्रीडेंट जेल और डीसीएसपी सब थे। प्रोटोकॉल है उनका जी। पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी वो देखते हैं कि कैदी कब आता है, उसको अंदर ला के कैसा व्यवहार होता है, उसको खाना कैसे दिया जाता है, उसको टेलीफोन घर में कैसे फ़ोन करने की जरूरत, जब बीमार हो जाए तो उसको डॉक्टर कैसे अटेंड करते हैं, जब पैरोल मिले तो उसे कहीं लटकाया तो नहीं जाता, उसके साथ कोई अननेसेसरी नहीं, कोई उसके साथ जाति तो नहीं हो रही, तो गैंगस्टर्स के साथ तो उसे नहीं रखा जाता। ये चीज़ें वो देखती है ताकि उसके फंडामेंटल राइट्स पे कोई डाका नहीं पड़े। वो सारी जब जेल विजिट करके जब जाने लगे तो हमारे डीजीपी साहब ने रजिस्टर उनके सामने रख दिया कि सर हम चाहेंगे कि आप अपना कुछ कमेंट्स लिख के जाएं जो आपने फील करा। तो उन्होंने जो लिखा है वो रिकॉर्ड पे है जेल पे, आप कभी भी रजिस्टर चेक करें, उसमें लिखा है बहुत बेहतर व्यवस्था, लगता है कि घर से भी ज़्यादा बेहतर व्यवस्था है, बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी। ये वो लिख के गए। हमारी जेलें बहुत बढ़िया है। मैं जेलों की एक दो किस्से बता रहा हूँ कि जेलों में पहले खाना हमारे 4:30 बजे दिया जाता था। अब मई का महीना है, पुराने वक्त से चला रहा था। अब अगर 4:30 बजे आप उन्हें खाना दें तो आदमी नींद से उठता है, वो समझता है पहले ठंडा पानी पियो, आप उस लाइफ में जा रहे हैं जी। और उसके बाद वो समझता है कि बढ़िया चाय मिले, फिर अपनी लाइफ शुरू करता है क्या करना है उसने। तो 4:30 बजे उन्हें कहे कि खाना खाओ और अंदर कमरे में जाओ, तो नींद में उठाए खाना खा के फिर कहते हैं अंदर कमरे में जाओ, गर्मियों के दिनों आप बैरक में कैसे रहेंगे। तो फिर मैंने जब सबसे पूछा कि भाई ये क्यों हो रहा है, 4:30 बजे खाना क्यों, आप लोग कितने बजे खाते हैं, बोले 7 बजे जी। सर्दियों में कितने बजे खाते हैं, बोले जी 6-7 के बीच में, और गर्मियों में तो बोले 8 बजे। तो फिर इन्हें 4:30 क्यों खिलाते हो, बोले जी पुराना सिस्टम चला रहे। कब से चला रहे, ब्रिटिश टाइम से। क्यों है कि जी उस वक्त अंग्रेज़ों का राज था, वो कहते थे कि अंधेरा ना हो इससे पहले इन्हें खाना खिला के बिजली होती इतनी अंदर भेजो, ये चली आ रहा है, ये चला रहा है, किसी ने सोचा नहीं इसे बदलो। ठीक है, हमने बदल दिया। एक दिन वो मैं कहने लगे और क्या हो रहा है, खाने में 9 रोटी एक के लिए थी। अब 9 रोटी में गफले होते थे, 9 रोटी आप नहीं खा सकते, मैं नहीं खा सकता, आप नहीं खा सकते। एक आदमी एवरेज 3 रोटी खाता है, बहुत अच्छा खाए तो 4 खाता है, 5 कोई खाता मिलेगा। 60 के बाद 70 में 2 रोटी खाएंगे। तो मैं कहने लगा भाई ये 9 रोटी का क्या मतलब। मैं सीएम साहब से बात करी, सीएम साहब ने मेरे सामने डीजीपी को फ़ोन करा कि डीजीपी साहब 3 खाने ले आओ, एक मेरे लिए, एक चौधरी साहब के लिए, एक आपके लिए, जो जेल में देते हैं। वो कहने का जी एक ही खाने में सबका चल जाएगा। तो बोले ये क्यों ढो रहे हो। उसके बाद हमने ठीक कर दिया। अब हमने उसमें कुछ अच्छी चीज़ें और जोड़ दी, सब्जी भी जोड़ दी, दही भी जोड़ दिया। अब जेलों में अच्छी, जो पहले स्टूडेंट जेल सब कुछ खरीदता था, माफ़ करना मैं ये उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, ये कोई है नहीं। स्टूडेंट जेल जो होता है 2000 की जेल में, वो डीसी भी वहाँ वो होता है, एसपी की तरह भी वो बिहेव करता है। वो समझता है कि यहाँ जज भी मैं हूँ, कोई उसकी अपील नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, जिसको चाहे मारे कूटे, ये सब कुछ उसकी वो बादशाह होता है उस जेल का। तो जो चाहे वो सामान खरीदता था। अब हमने कर दिया कि स्टेज पे एक एग्रो के थ्रू सब शॉपिंग हो रही है, हाई पावर परचेज कमेटी सब खरीदती है, उसमें 1 पैसे की गफला नहीं, सबके सामने टोटल ट्रांसपेरेंसी। अब उसमें बढ़िया दाने जान, पहले तो पानी था, दाल मिलती नहीं थी, अब उसमें अंदर वो। अब मैं जेलों में जाता हूँ, सब सिक्योरिटी वालों कहते हैं तुम पीछे हट जाओ, और बैरक में चला गया, 200 आदमी अंदर है, एक मेरा पीएसओ साथ होता है, बताओ क्या हाल है, कहता है जी खाने में बहुत इंप्रूवमेंट है, कोई दिक्कत आ रही है, बोले नहीं जी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ऐसे सब जेलें मैंने विजिट करी है, देखा है, लोगों में एक सुधार आया है। ऐसा तो नहीं जैसे आप कह रहे हैं कि सुशील मोदी तो तारीफ करके गए कि बड़ी अच्छी सुविधा दे रहे हैं, इन अच्छी सुविधाओं का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हों, क्योंकि तिहाड़ जेल में पिछले दिनों वाक़या हुआ, आपको पता है। इससे पहले जेल से एक
इंटरव्यू हो जाता है, तो वो ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए आप कोई सख्ती या कोई ऐसे कदम उठा रहे हैं कि नाजायज फायदा ना उठाया जाए? नई जेल बनने जा रही है, बन जाएगी, मैं आपको विजिट कराऊंगा उसे टेक ओवर करने से पहले। हमने एक रोहतक में जेल बना रहे हैं जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एक मॉडल होगी। उस जेल में 50 जैमर लगे होंगे, उसमें 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा। ठीक है। हमारी हरियाणा पुलिस की सिक्योरिटी अलग रहेगी, सीआरपी बीएसएफ की अलग रहेगी, आईएसबीटी की अलग रहेगी। वो तीनों अलग अलग आएंगे तो वहाँ एक कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। स्टूडेंट जेल जो होता है वो आगे कनेक्शन कर लेता है। अगर वही वहाँ बैठा रहे, वही पुलिस के फोर्स के आदमी रहेंगे, जब वहीं परमानेंट रहेंगे तो उनका आपस में किसी को आपस में, आखिर आदमी है, सभी रजिस्टर तो देश में नहीं है जी। तो इस तरीके का, तो वो चेक करने के लिए अब हमने 50 जैमर लगे होंगे। कोई भी उसमें नहीं होगी, सारे एक ही जेल में होगा या पूरे प्रदेश की जेलों को सुधार जेल में करें, बाकी हम दूसरों पे करेंगे। जितने हार्ड क्रिमिनल उस जेल में रखेंगे। ठीक है। कश्मीर के डेटनूज उस जेल में रखेंगे। हमारी जेलों का आज तक ये रिकॉर्ड रहा है। मैं किसी जेल की बुराई नहीं कर रहा, देखिए अपना अपना सभी बढ़िया हैं। हमारी जेल में एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि सुरंग खोद के नीचे से लोग भाग गए। हमारी जेलों में ऐसा एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि दीवार फांद के कैदी बाहर भाग गए। हमारी जेल में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि बाहर जब कैदियों को लेके जा रहे थे इनकाउंटर में, उनको मार के कैदियों को छुड़ा के लेके। हरियाणा में एक बार जरूर हुआ एक घटना में कि कुछ लेबर क्लास थी, वो अंदर काम कर रही थी, वो नए जो वो कैदी भी नहीं थे, जो हवालाती होते हैं जिन्हें जब तक फैसला नहीं हवालात में रखते हैं, उनमें काम करने, तो उनके साथ लेबर में भागे थे। हम अगले दिन अरेस्ट कर लिए थे, 9-10 बच्चे भागे थे, अगले 24 घंटे में पकड़ लिए थे। तो हमारी जेलों में इस तरीके से हमने बहुत चीज़ें, और हमारे डीजीपी जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट जेल बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज तक कभी भी नहीं रिकॉर्ड है कि मैंने एक बार जेल में गया, मैं उन्हें कहने लगा कि आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं। मैं एक दिन एक जेल में गया यमुनानगर में, हार्ड क्रिमिनल से, उसमें मैं कहने लगा मैं हार्ड क्रिमिनल से उनको देखना चाहता हूँ कहाँ है। तो मैं गया तो कोई 30-40 लड़के थे जो 26-26 साल के, जिन्होंने 10-10 मर्डर कर रखे थे। उन्होंने कहने लगा यार तुम इस काम में क्यों लगे हो, थोड़ी ज़िंदगी बदल के देख लो। एक बच्चे से मैंने पूछा, 6 फुट 2 इंच हाइट मेरे जितनी उसकी, बहुत खूबसूरत जवान लड़का, बढ़िया, कितने पढ़े लिखे हो, AA PhD कर रखी है, कितने भाई हो, कहते 2 भाई। क्या काम करते हो, कहते हैं जी मैं तो यहाँ आ गया, किस केस में, मर्डर के केस में। तो घर माँ बाप को कौन देखता है, बोले दूसरा भाई है, वो क्या करता है, बोले वो भी कैद में, वो कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। मैं कहने लगा तो फिर वो माँ बाप उन्हें कौन देखता है, कहता है कोई नहीं देखता, तो तुम ये काम क्यों करते हो यार, अच्छे बनो। तो मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ रहा था, वो एक्सेप्ट तो कर रहा था कि बात तो ठीक कह रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जेलों में सुधार हो, इसके लिए हमने, मैं 1-2 उदाहरण दे रहा हूँ। एक तो ये बताया आपसे जी, एक बार एक सेशन जज आ रहे थे, हमारे स्टूडेंट जेल थे, सेशन जज आके जेल को विजिट करता है। जब जेल विजिट करने गए तो महिलाओं का वार्ड अलग होता है। एक बच्ची थी 3-4 साल की, वो जैसे ही मतलब सेशन जज और स्टूडेंट जेल गए जी, तो उसने कभी, क्योंकि महिलाओं का वार्ड अलग होता है, केवल महिलाएं होती हैं, उसने कभी आदमी देखे नहीं थे। तो आदमी देख के जैसे वो समझ गया कि कोई टाइगर आ गया हो, क्या हो गया। उसने बच्चे के एकदम, जिसने नहीं देखा था उसके लिए नई चीज़ थी, वो चिल्ला के भागी। वो लड़की को बहुत देर में समझा के कंट्रोल करना पड़ा। तो फिर बाद में जब सारा एनालाइज करा तो कारण ये था कि उसने आदमी देखा ही नहीं था। तो फिर हमने ये करा है कि महिलाओं को बस में बिठा के बाजार ले जाओ, बच्चों को साथ लेके जाओ जी। अब कई महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, बच्चा अंदर जाके हो जाता है जेलों में, कुछ केसेस में है ऐसे। तो वहाँ जब जाते हैं तो उन्हें मिठाई दिलाते हैं, खिलौने दिलाते थे, तो दुनियादारी देख के समझते हैं, वो भी फिर आप हमारे जैसे डेवलप होते हैं, उसके मेंटल ग्रोथ भी वैसी हो जाती है। इस तरीके के हमने सुधार करे। टेलीफोन पे पहले 5 मिनट बात होती थी, अब हमने 10 मिनट बातचीत कराने का शुरू कर दिया कि वो 10 मिनट बात होती है, उससे कैदी बहुत खुश होता है बात करने में। कोई हमें आउटलेट ही ज़्यादा बनाने थे, उनके टेलीफोन के नंबर बढ़ा दिए, ऐसे कुछ चीज़ें डॉक्टर्स कर दिए सब जगह। तो वो एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है जिससे लोग पसंद करते हैं। एक आपके पास जेल विभाग है, जब भी राम रहीम को पैरोल मिलती है तो बड़ी सुर्खियां बन जाती हैं हर बार। तो ये सवाल उठता है कि उनको क्यों दी जा रही है, तो आप इस पे थोड़ा क्लियर कर दें कि देखिए आप सब लोग बैठे हैं, लोग देख रहे हैं, हमें वो बात कहनी है। मैं मेरे स्टैंड से कभी पीछे नहीं हटता, जो है वो बोलता हूँ, जो है वो कहता हूँ। देखिए सज़ा करना हमारा काम नहीं है, सज़ा करता है कोर्ट। ठीक है, कोर्ट जिस दिन सज़ा करता है उस दिन हम पे एक लेटर आता है कि इस आदमी को, चाहे वो बाबा राम रहीम है या ABC कोई भी है, कि इस आदमी को इतने साल, इतने महीने और इतने दिन की सज़ा, ये आपकी जेल में रहेगा। ठीक है,
हम उसे ले लेते हैं। उसके बाद जैसा वो हो उसी तरीके की उसे देते हैं। बाबा राम रहीम क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है, हमें इनके लिए उन्हें सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, इनकी जान को भी खतरा है, तो हम इन्हें अलग से एक हाई जो जेल है उसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्हें सिक्योरिटी में रखा गया है। पैरोल देना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कि उस जेल की चारदीवारी में उसकी सुरक्षा देखना, उसका खाना देखना, उसकी हेल्थ को देखना, उसकी मुलाकात जो होती है वो रेगुलर वो मुलाकात उसका एक फंडामेंटल राइट है, वो उसे सजा हो जाना अलग चीज़ है। 3 साल के बाद हर आदमी को पैरोल मिलती है सजा होने के बाद, ठीक है, वो उसका फंडामेंटल राइट्स में है। तो ये कितने दिन की मिलती है सर? हाँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, जब वो मिलती है तो उसको हम नहीं रोक सकते, ठीक है, हम उसकी पैरोल नहीं देते। पैरोल देता है कोर्ट देता है या कमिश्नर देता है। कमिश्नर जब पैरोल दे देगा तो डीसी के पास उसका आता है, डिप्टी कमिश्नर उसकी सिक्योरिटी लेके उसकी डिपॉजिट लेके और हमें लेटर भेज देता है कि इस आदमी को रिलीज कर दो। हम उसे ड्यूटी से बाहर जो अथॉरिटी आती है उनको उसे सौंप देते हैं। अब वो लेके जाए, जब वापस आएंगे तो फिर हम जेल में उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जेल का हमारा काम केवल सिक्योरिटी का, हम किसी के ना पैरोल डिसाइड करते हैं ना हम बेल डिसाइड करते। हमारा काम है जेल में उसको रखना, उसको देखना, उसकी सुरक्षा करना। जेल से बाहर जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लेके जाता है, जिन्होंने पैरोल दी, जिन लोगों को दी, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बाबा का हक है, उसे 70 दिन की पैरोल होती है, ठीक है, 40 दिन की अभी उन्होंने पीछे ली जब वो रह गए थे। जनवरी टू जनवरी उनका जनवरी टू मार्च होती है, जनवरी टू दिसंबर 12 महीने में, ठीक है, 30 दिन की उनकी बाकी है। कई बार आप पूछ लेते हैं कि जी बाबा के लिए आ गए वो पैरोल मांग रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं, हमारे यहाँ तो क्योंकि हमें उनका लेटर आता है, ठीक है, स्टूडेंट जेल उसे आगे फॉरवर्ड करता है, जिनसे वो मांगते हैं, कोर्ट से मांगे एजेंट से। तो मैंने आपसे कहा था नहीं, उनका कोई नहीं आया, तो ये उसका आदमी का अधिकार है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो ये सर इत्तेफाक है या फिर किस तरीके से होता है कि जब चुनाव होते हैं तभी उसके आसपास ही पैरोल मिलती है? देखिए, राम रहीम बाहर होते हैं, उनके 70 दिन है पैरोल के, उसमें वो कब मांगे वो ये नहीं होता, हम 2 बार में दे सकते हैं। 40 दिन मांगी, अब उनकी 30 दिन है, वो 30 दिन कभी भी ले ले, वो 35 दिन ले सकते हैं, वो 20 दिन 50 दिन ले सकते हैं। उसे ऐसे नहीं कि 10 दिन एक बार, 5 एक बार, उन्होंने जब मांगी हमने अब तो ऐसी चर्चाएं होती हैं कि कब जाएं नहीं जाएं ये उनका राइट है। वो जब एप्लीकेशन देता है तो हम तो उस एप्लीकेशन पे हमें कार्रवाई करनी होती है, उससे आगे एक्सपीडाइट करना पड़ता है। चलिए राजनीतिक बात कर लेते हैं, विभागों की बात हो गई है। आपका बड़ा परिवार है, सियासी परिवार है बड़े पुराने वक्त से। जब आपका परिवार टूटा, 2 पार्टियां बनी, इनेलो और जजपा, उस वक्त आपको दुख हुआ, किस तरीके की फीलिंग थी? मैं थोड़ा वो जानना चाहूँगा, देखिए, दर्शक भी जानना चाहेंगे। प्रजातंत्र की परिभाषा है एक लाइन की जी, कि जब विचारों का विरोधाभास हो तो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। आजकल कोई भी ये नहीं कहता, आप अपनी वोट डाल के आएंगे, आप अपनी पत्नी को कहेंगे तो उसको डाल के, आप अपने कहेंगे मैं डाला है तू तेरा वोट डाला। देखिए, हर आदमी का अपना राइट है, वो कहाँ किसको वोट डाले। बच्चे हैं, हमारे बच्चे, मैं ओम प्रकाश जी भी 2 जगह थे, मेरा अलग दरा था, उनका अलग दरा था। इंदिरा गांधी सोनिया गांधी के परिवार में भी है, मेनका गांधी सोनिया गांधी जोगड़ है, करुणानिधि के घर में है, ठाकरे के घर में है, मुलायम सिंह के लालू के घर में है, बादल साहब के घर में भी है। हर बच्चे का, हम पॉलिटिकली परिवार से हमारा चर्चा हो जाता है, बाकी और लोगों का चर्चा नहीं होता। ये तो आदमी का अपना राइट है, कोई किसी पार्टी में रहे, हम क्यों फील करें? बच्चों का अपना फैसले, मैच्योर्ड बच्चे, हम तो सिखाते हैं कि आगे बढ़ो। तो आपका अनुभव क्या कहता है? अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला में जिस तरीके से तल्खी अभी देखने को मिलती है, बयानों में हम सुनते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कभी परिवार एक हो सकता है? देखिए, मेरा और ओम प्रकाश जी का विरोध रहा, हम आमने सामने, ये तो आमने सामने लड़े, हम आमने सामने चुनाव लड़े। मैं ओम प्रकाश जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके सामने मैं कांग्रेस से लड़ा, वो लोकदल से लड़े, INLD से लड़े। वो मुख्यमंत्री थे, वो चुनाव जीत गए, मैं हार गया। इस बात का कोई नहीं, हम कभी आमने सामने हल्के नहीं बोले, कभी छोटी बात नहीं करी, कभी हमारे परिवार की पराकाष्ठा है, हमारे परिवार की इज्जत है, जो देवीलाल फैमिली है, हम कभी भी अपने परिवार को छोटा नहीं करते। मैं तो बच्चों से भी कहूँगा कि पर्सनल बातें नहीं कहनी चाहिए, आप अपनी पॉलिटिकली बात ठोक के कहो, खुल के कहो, कभी भी कहो, किसी मंच से कहो, और किसी भी पार्टी में आओ जाओ, अपना अधिकार है। पर कभी भी किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी, चाहे वो परिवार का है या कोई भी है, नहीं करता, जिससे किसी को दुख होता है, सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगता। माफ़ करना,
किसी को गाली अच्छी लगती है क्या, बढ़िया इंटरव्यू होगा तो देखेंगे, जो वाहियात बोलेंगे उसे कहेंगे बंद करो इसे। बिल्कुल। एक मैं ये जानना चाहूँगा, गठबंधन को लेकर जिस तरीके की अभी चर्चाएं चल रही हैं, बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का बयान आया कि ये तो सरकार का गठबंधन है, पार्टियों का नहीं है। उधर से दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि मैं तो 5100 पेंशन करने के लिए लगातार तत्पर हूँ, अडिग हूँ और टीस भी है मन में। आपको लगता है कि जो बचा हुआ वक्त है ये गठबंधन रहेगा या फिर क्या अनुभव आपका? देखिए, गठबंधन जब बना था तो दोनों तरफ से अनाउंस हुआ कि 5 साल के लिए गए। बीजेपी के 40 मेंबर आए, कांग्रेस के 31 थे और इसके जेजेपी के 10 आए थे। हम 7 इंडिपेंडेंट जीत के आए जी। 7 इंडिपेंडेंट में मैं मिनिस्टर बन गया, 10 में दुष्यंत और उनके साथ के 2 थे वो मिनिस्टर बन गए। हमारा खुल से था, हमने कोई उनसे साइन नहीं करे, हमने कहा जी अनकंडीशनल साथ देंगे, 5 साल आपके साथ हैं, जो कहोगे फिर आगे के आगे देखेंगे। विधानसभा की लाइफ 5 साल है, हम डट के साथ हैं, अनकंडीशनल साथ है कि साथ है। हम कहा कभी चर्चा ही नहीं होता, हम साथ हैं, ठोक के साथ हैं। जेजेपी का उनका समझौता है, तो ये उनके प्रेसिडेंट और उनके प्रेसिडेंट से हुआ, माननीय मुख्यमंत्री और दुष्यंत चौटाला के बीच में हुआ। हमने जाग के नहीं देखा कि क्या फैसले में लिखा गया है, ना कोशिश, जितनी बात सुन लेते हैं आपसे वो देख लेते हैं, हम कभी भी कमेंट नहीं करते उनका फैसला। हम तो चाह रहे हैं कि ठीक चलना चाहिए, अब कितने दिन चलेगा नहीं चलेगा, उनके बयान क्या आते हैं, उनके क्या आते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं, आप दिखा देते हैं, हम देख लेते हैं। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आप चंडीगढ़ दोबारा जनता ने चुनकर आपको विधानसभा भेजा, अभी आप मंत्री भी बने, अच्छा पोर्टफोलियो आपको मिला। आपको लगता है अपने कार्यकर्ताओं के लिए उतना काम कर पाए आप जितना सोच लिया था, या अभी और बाकी है, और जो ये आना था सफल हो गया? मैं तीसरी बार कैबिनेट में आया हूँ जी। मेंबर पार्लियामेंट रहने का भी मौका मिला, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, अपोजिशन में भी रहे जी। मैंने तब भी परफॉर्म अच्छा करा, आज भी परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा, आप मीडिया के लोग कह रहे हैं, बिल्कुल, मैं मेरे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा चला रहा हूँ जी। आदमी का एक गुण होता है, अगर एक जगह ठीक है तो बाकी सब जगह ठीक रहता है। अगर डिपार्टमेंट अच्छा चला रहा हूँ तो मेरे लोगों में भी अच्छा चला रहा हूँ, इस करके मैं तीसरी बार चुन के आ रहा हूँ। मैं लोगों से, मेरा बहुत अच्छा तालमेल है, हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया रहती है। लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं वो भी समझते हैं, जो मैं नहीं कर सकता उसके लिए वो उम्मीद नहीं रखते। ठीक है। और जो मेरे पे है करने को, उसमें मैं प्रायोरिटी देता हूँ, तुरंत करता हूँ जी। मैं एक पहला, मैं नहीं कहूँगा और लोग भी होंगे, पर मेरा नंबर सार्वजनिक है, जिसको आपको भी पता है, आपको सबको पता है। कोई भी आदमी फ़ोन करे, गांव से भी कोई फ़ोन करेगा तो मैं उठाता हूँ जी। और अगर बाई चांस मैं कई मीटिंग में नहीं उठाता, जो मिस कॉल रजिस्टर्ड होगी, जब मैं गाड़ी में बैठूंगा तो तुरंत सबको कॉल बैक करता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। नंबर 2, संयम बहुत रखता हूँ, कभी गुस्सा करता ही नहीं। जो आदमी गुस्सा करता है समझो कि वो अपनी ज़मीन खो लेता है जल्दी। तो राजनीति के कुछ चीज़ें, क्योंकि पॉलिटिकली परिवार से, मेरे फादर बहुत साधारण आदमी थे, जमींदार तो बड़े थे पर उस वक्त एजुकेशन नहीं थी। मतलब एक सीधे किसान घर से उठ के चीफ मिनिस्टर 3 बार बनना, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देश का बनना, प्राइम मिनिस्टर तक बन जाना। और आज उन्हीं की वजह से हम एक ही परिवार के 5 आदमी एक हाउस में, जो कहीं भी हिंदुस्तान में किसी भी हाउस में किसी परिवार के नहीं है, आज भी हम 5 हैं, उन्हीं के नाम से बन रहे हैं जी। तो ये जो एक एक्सपीरियंस जो है ना, वो अंग्रेजी में कहते हैं नोबडी कुड बीट द एक्सपीरियंसेस। दुनिया में कोई तजर्बे को हरा नहीं सकता। हमें उनसे ये सीखा है, तो इसे लाइफ लॉन्ग हमने एक्सेप्ट कर दिया कि हमें लोगों में अच्छे चलें। जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं हम करें, नहीं कर सके तो उन्हें साफ कह दें, डिलीवर नहीं कर सकते तो लोगों को तसल्ली होती है। 19 में आप निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुँचे हैं, अभी आप मुख्यमंत्री की काफ़ी तारीफ भी करते हैं और आप खुद भी कहते हैं मुख्यमंत्री ने आपको सम्मान दिया है। तो अगली पारी जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी से होगी या निर्दलीय लड़ेंगे आप? देखिए, एज सिटीजन, मैं मिनिस्ट्री से हट के कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए, हिंदुस्तान में 47 से देश आज़ाद हुआ है, तब से लेके अब तक जितने प्रधानमंत्री बने, मैं बहुत डीपली स्टडी करता हूँ, मुझे आदत है, लिटरेरी आदमी हूँ, पढ़ता लिखता रहता हूँ जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे आदमी थे जो 3 बार बराबर देश के कंटिन्यूस प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी 2 बार रही। 1977 की इमरजेंसी में उन्हें लोगों ने हरा दिया, पूरे देश में कांग्रेस हार गई थी। इंदिरा गांधी तीसरी टर्म नहीं कर सकी, उसके बाद 80 में बन गई, पर ब्रेक आ गई जी। इसके बाद मोरारजी देसाई बने, वीपी सिंह बने, चंद्रशेखर बने, देवगौड़ा बने, आई.के. गुजराल बने, अटल बिहारी वाजपेयी बने, मनमोहन सिंह बने। जितने भी बने, कोई 5 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 7 साल, कोई 8 साल, कोई 6 महीने, कोई 1 साल। एनडीए यूपीए की सरकारें आई, कोलिशन गवर्नमेंट था। जैसे फ्रांस जर्मनी में 30-30 साल सरकारें बनी, उसके बाद हेल्दी डेमोक्रेटिक सेटअप आ गया, 2 पार्टी सिस्टम आ गया।
जी। देखिए मोदी जी जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कद था, पूरा देश उनके साथ था, वो उन्हें बड़ा हिंदुस्तान में कभी कोई हो ही नहीं सकता। आज भी आप देखें, जब आप कभी राजघाट पे जाएंगे, रिंग रोड से जाते हैं, तो महात्मा गांधी की समाधि है, आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी है, उससे आगे फिर राजीव गांधी की है, इंदिरा गांधी की है, आपका वाजपेयी जी की है, मेरे फादर की भी है, बाबू जगजीवन राम की भी है जी, जो चरण सिंह की भी है। हर समाधि पे पुण्यतिथि पे लोग जाते हैं। पर महात्मा गांधी के यहाँ कभी भी जाओ, आइसक्रीम की रेडियाँ लगे हैं, स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, बसें भरी खड़ी हैं, 500 1000 आदमी हमेशा राजघाट पे खड़े मिलेंगे। जी। जिस आदमी का कदर, उसके लिए रिस्पेक्ट रहती है। कितनी जनरेशन आने, लिंकन के लिए रहेगी, चर्चिल के रहेगी, ये रहती है। ठीक है। तो वो जो वहाँ जो लोग जाते हैं, महात्मा गांधी, उनका बहुत बड़ा कद था। उस बात का कांग्रेस को मिलता रहा, देश आज़ाद हुआ इस बात का मिलता रहा, अंग्रेज़ों से नीचे छूट गया। तो 3 साल 3 बराबर रहे। इसके बाद ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार भी चुनाव जीत के आएंगे। मैं आज भी कह के जा रहा हूँ, ठीक है, लोग कुछ भी कहते रहे, तीसरी बार मोदी जी पिछले लोगों का भी रिकॉर्ड तोड़ के लोकसभा में जीत के आएंगे, तीसरी बार भी बीजेपी। आप कहाँ से लड़ेंगे सर? और निर्दलीय लड़ेंगे, भाजपा से लड़ेंगे? देखिए, पिछली बार मुझे बीजेपी से हिसार के लिए लोकसभा सीट ऑफर हुई थी। ठीक है। मैंने उन्हें कहा था कि कुछ कास्ट कम्बिनेशन का भी एक फैक्टर हो जाता है, जो है। मैं कहने का, अगर हम 2 जाट लड़ेंगे, मैं दुष्यंत 2 लड़ेंगे, तो बीच में कुलदीप जीत जाएगा। ठीक है। मुझे कुरुक्षेत्र दे दो, मैं हिसार नहीं लड़ूंगा। कुरुक्षेत्र बीसी के लिए रिजर्व थी, मुझे नहीं मिली। ठीक है। अगर कोई लोकसभा की मुझे पार्टी ऑफर करती है, देखिए मैं उम्र में अब 75 क्रॉस कर गया, अगर उन्हें ये दिखेगा कोई ऐसा होगा तो शायद मुझे ना दे, अगर उनके कोई ऐसा हुआ तो शायद दे भी सकते हैं। अगर लोकसभा दी टिकट तो लड़ूंगा, फिर मैं चाहूँगा हिसार लोकसभा लड़ूँ। ये पार्टी का निर्णय बहुत आगे का सवाल है। अभी तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक है कि आप सोच रहे हैं, मैं सोच लूँ, ये तो पार्टी तय करेगी। अगर कोई मौका आया तो तब की बात तब देखिए। पार्टी से अगर लड़ेंगे तो हिसार लोकसभा से आप लड़ने के इच्छुक? अगर पार्टी ने चुनाव लड़ा तो हिसार लोकसभा लड़ूंगा। और अगर वहाँ नहीं बनती है बात, क्योंकि 75 साल का वहाँ पर एक कैप लगा दी गई है, चुनाव नहीं लड़ूंगा, लोकसभा विधानसभा नहीं लड़ेंगे? इंडिपेंडेंट नहीं लड़ना, विधानसभा भी नहीं लड़ेंगे? विधानसभा की बात तब देखेंगे ना, जब आएगा मौका। अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो बहुत कंफर्टेबली हम साथ में चल रहे हैं। मेरे पे सीएम बहुत भरोसा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा हूँ, जब चाहूँ मिल लेता हूँ। ऊपर तक ये है कि रणजीत सिंह बहुत अच्छा कर रहा है, हमारा बहुत अच्छे गेस्चर में जी रहे हैं, तो हमारा ऐसा बढ़िया रहेगा। मौके पे होगा जब वो कहेंगे। मैं 5 साल तक कोई इधर उधर हो जाए, बीजेपी भी हो जाए, वो हो जाए, मैं उनके साथ हूँ, साथ रहूँगा। जवान का आदमी हूँ, जहाँ कह दिया मैं वहाँ रहता हूँ। चंडीगढ़ में आप पढ़े हैं, चंडीगढ़ के साथ आपकी काफ़ी यादें हैं, कुछ ऐसा जो आम लोग नहीं जानते चंडीगढ़ का, जो आप शेयर करना चाहें? मैं 1959 से चंडीगढ़ में था, क्योंकि मेरे फादर 1952 से एमएलए रहे हैं। कैरों की गवर्नमेंट में थे, ज्वाइंट पंजाब के कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। कैरों चीफ ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते थे जी। तो 59 में मैं देखता था तो एक 22 सेक्टर था, मार्केट एक होता था। और बाद में मैं चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज से 63 से 67 मैंने यहाँ ग्रेजुएशन करी, इसमें था जी। तो यहाँ जब मैं पढ़ा तो मैं तब देखता था चंडीगढ़ में केवल 22 सेक्टर था। ये बत्रा और किरण, नीलम, ये सब, बाकी किरण तो पहले बन गया था, ये सन में सब बाद में आए जी। 17 सेक्टर की मार्केट भी 60 के बाद डेवलप। चंडीगढ़ 54 में डेवलप हुआ। पहले जब पंजाब हरियाणा हिमाचल एक था, राजधानी हमारी शिमला हुआ करती थी। और चंडीगढ़ में नई विधानसभा जो बनी है अब, जो पंजाब हरियाणा विधानसभा है, ये 62 में पहली बार हाउस चला जी। तो गर्मियों में राजधानी होती थी शिमला में, और सर्दियों में हमारी राजधानी होम साइंस कॉलेज की असेंबली हॉल थी, इसमें हुआ करती थी, जब तक ये असेंबली नहीं तैयार हुई। जी। आपका पंजाब राजभवन यही था जो आज राजभवन है। मैं ज्वाइंट पंजाब की बात करूँ तो पंजाब हरियाणा हिमाचल एक था। ठीक है। और जो हरियाणा राजभवन है जी, ये मुख्यमंत्री निवास था। इसमें भीमसेन सच्चर रहे, गोपीचंद भार्गव रहे, और जो हरियाणा सीएम हाउस है इसमें गोपीचंद भार्गव एज फाइनेंस मिनिस्टर रहे। जी। जिस हाउस में मैं रहता हूँ उसमें सरदार प्रताप सिंह कह रहा हूँ एज रेवेन्यू मिनिस्टर है, बाद में एज चीफ मिनिस्टर भी रहे। जो पंजाब सीएम हाउस है इसके अंदर आपके जो रणबीर सिंह जो हुड्डा साहब के फादर हैं, वो इरिगेशन पावर मिनिस्टर होते थे, वो रहते थे। और चंडीगढ़ में कोई मार्केट तो थी नहीं तब, ये था बड़ा तेज़ी से डेवलप हुआ जी। और उसके बाद ये आपका
सुखना लेक थी, तब सारा बीच में खाली हुआ करता था। बसें चलती थी, 5 पैसे की टिकट होती थी, हम बस में बैठते थे। तो ये थे, मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ 60 पैसे हॉस्टल की डाइट थी। 200 रुपये महीने में गवर्नमेंट कॉलेज सेंट स्टीफन के बाद नॉर्थ इंडिया का सबसे बढ़िया कॉलेज था। 200 रुपये में हम हॉस्टल में रहते थे, सारे खर्चे करते थे। ये टाइम था, पर 200 बहुत थे उसमें। हाँ, तब समय की बातें हैं। एक मेरा आखिरी सवाल है, 2024 में विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के बाद हरियाणा में आप आने वाले भविष्य में किसकी सरकार देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है लोकसभा के चुनाव का बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है। लोकसभा में अगर बीजेपी 8 से ऊपर सीटें जीतती है तो मान के चलो कि बीजेपी सरकार आएगी जी। अगर लोकसभा के रिजल्ट में कुछ ऊपर नीचे आ जाता है तो उसके बाद फिर एक दूसरा आएगा। तो बहुत कुछ रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि क्या रहेगा। पर मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली बीजेपी एक पार्टी एस्टेब्लिश होगी। जी। देखिए, 2009 में बीजेपी की 4 सीटें थी, 2014 का चुनाव आया तो 4 से 47 गई है। जो ऐसा बूस्ट मिला है, जिस पार्टी के यूं पैर लगे, उसके मुझे नहीं लगता कि कहीं जाने की। कांग्रेस में एक तो ये है कि हुड्डा साहब मेरे दोस्त हैं, हम क्लास फेलो रहे हैं, अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, आज भी हैं जी। वो एक अलग विषय है। पर कांग्रेस में आपस का झगड़ा बहुत रहता है, बेस उन्हीं का है। जब सरकार आएंगे तो दूसरे लोग जो 5-10 है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सबको जानते हैं, हमारे भी मित्र हैं, अच्छा नहीं रहता, वो सब एक ही बात में रखेंगे कि इन्हें रोकने में लगो। हाईकमांड वो टिकटें ले लेंगे, वो 30% 40% वो टिकटें लेंगे, हुड्डा साहब उन्हें हराने में लग जाएंगे, वो हुड्डा साहब के आदमी कराने लगे, फिर कांग्रेस वहीं 25 और 30 के आसपास आ जाएगी। बीजेपी का रास्ता बन जाएगा। कुछ आप फिर से बीजेपी की सरकार बना रहे हैं? मैं बिल्कुल मानता हूँ अगली सरकार बनेगी। चलिए सर, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह मेरे साथ थे और कई मुद्दों पर लेकर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।